लोकसभा चुनाव में चला मोदी का मैजिक, धाराशायी हो गए बड़े बड़े सूरमा। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का जादू कुछ इस कदर चला कि खुद बीजेपी ने भी नहीं सोचा था। मोदी की ऐसी लहर चली कि सियासत के कई दिग्गज जीत को तलाशते रह गए। चुनावी नतीजों ने प्रधानमंत्री का सपना देखने वाले लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जैसे नेताओं के भविष्य पर ही सवाल खड़े कर दिए। मोदी के खिलाफ एक हुए पुराने दुश्मन। लालू नीतीश ने किया महागठबंधन का ऐलान। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने लालू और नीतीश को झकझोर कर रख दिया। नीतीश कुमार को तो अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक गंवानी पड़ी। राजनीति में हमेशा के लिए न तो कोई दोस्त होता है और न ही कोई दुश्मन। लालू और नीतीश ने भी इसी परंपरा को निभाते हुए अपनी 20 साल की दुश्मनी को दोस्ती में तब्दील कर दिया और मोदी को घेरने के लिए एक साथ चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया। हिट हुई लालू नीतीश की दोस्ती। उपचुनाव में महागठबंधन ने जीती 6 सीटें। बिहार उपचुनाव में फतेह हासिल करना इस गठबंधन के लिए एक चैलेंज था, जिसमें फिलहाल लालू नीतीश की जोड़ी अपनी कामयाबी मान सकती है। बीजेपी भी इन नतीजों के जरिए अपना आत्ममंथन जरूर करेगी कि उससे आखिर चूक कहां हो गई। वैसे इन नतीजों ने सवाल भी खड़े कर दिए हैं। क्या विकास पर हावी है जातिगत समीकरण? क्या मोदी के लिए चुनौती है महागठबंधन? आखिर क्या है इस उलटफेर के मायने? जी हां, लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के करिश्मे से कई बड़े उलटफेर हुए थे। कई नेताओं को ऐसी हार नसीब हुई जिसने उनकी सियासी जमीन खिसकती नजर आने लगी थी। प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने वाली बीजेपी को लगा कि मोदी के सहारे पार्टी ने जो जीत हासिल की है, आने वाले कई दिनों तक उसका असर बना रहेगा। लेकिन जिस तरह से कुछ राज्यों, खासकर बिहार के उपचुनाव नतीजे आए हैं, उसने बीजेपी के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसे देखते हुए ये नतीजे बीजेपी के लिए काफ़ी मायने रखते हैं। और जिस तरह से मोदी को घेरने के लिए पुराने दुश्मन भी साथ आने से गुरेज नहीं कर रहे हैं, उसके बाद इनसे पार पाना नरेंद्र मोदी के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। राजचक्र में आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। इस चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी नेता दीपिका शर्मा जी, कांग्रेस नेता प्रमोद शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक सुखबीर सिंह हुड्डा और समाज सेवी उषा ठाकुर जी। तो चलिए शुरू करते हैं राजचक्र में आज का सफर मोदी वर्सेस महागठबंधन। बहस शुरू करने से पहले देखते हैं कि इस उपचुनाव में बिहार सहित दूसरे राज्यों में बीजेपी और दूसरी पार्टियों को कितनी सीटें मिली और महागठबंधन की इस जीत के बाद लालू और नीतीश कुमार की क्या प्रतिक्रिया रही है। बीजेपी पर भारी महागठबंधन। बिहार उपचुनाव में बीजेपी को लगा झटका। लालू नीतीश ने जीती 6 सीटें। क्या फीका पड़ा मोदी का मैजिक? लोकसभा चुनाव में मोदी के सामने लालू और नीतीश कुमार का जो हश्र हुआ, उसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। अपनी सियासी जमीन खिसकती देखकर ही 20 साल के ये सियासी दुश्मन एक हुए और उपचुनाव में दोनों ने कांग्रेस से हाथ मिलाकर महागठबंधन का ऐलान किया। अब उपचुनाव नतीजों ने इनके चेहरे पर वो मुस्कान बिखेर दी है जो काफी दिनों से काफूर हो चली थी। उपचुनाव में महागठबंधन को 10 में से 6 सीटें मिली, जबकि बीजेपी को 4 सीटों से संतोष करना पड़ा। पिछले चुनाव में इन 10 सीटों में से 6 पर बीजेपी और 3 पर आरजेडी और 1 पर जेडीयू को जीत नसीब हुई थी। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए इस उपचुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा था। महागठबंधन की जीत का लालू और नीतीश के समर्थकों में असर दिखाई दिया और उन्होंने जमकर अपनी खुशी का इजहार किया। नीतीश कुमार भी नतीजों से काफी संतुष्ट दिखे और कहा, जनता ने बंटवारे की राजनीति को नकार दिया है। चुनाव के नतीजों से सद्भाव की धारा की जीत हुई है और उन्माद की धारा की हार हुई और संकेत स्पष्ट है और इसका संदेश भी स्पष्ट है। अब आगे
बहुत कुछ करना होगा। जहां नीतीश कुमार की इस जीत पर खुशी देखते ही बनती है, वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी ट्वीट कर अपनी खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा, बिहार की मालिक जनता को महागठबंधन प्रत्याशियों को जिताने के लिए हार्दिक धन्यवाद। देश भर के मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव में हुई भूल को सुधार लिया है। आरजेडी और जेडीयू उपचुनाव में मिली इस जीत को सीधे पीएम मोदी से जोड़कर देखने लगे हैं। उनका मानना है कि मोदी का मैजिक फीका पड़ चुका है। वहीं बीजेपी इस हार के लिए मोदी को जिम्मेदार न ठहराते हुए प्रदेश के नेताओं को इसकी जिम्मेदारी लेने की बात कह रही है। 10 जिले में चुनाव था, 10 अलग अलग विधानसभा में चुनाव था, अलग अलग परिस्थिति में चुनाव हुआ है। इनमें जो हमारी बहुत पुरानी सीटिंग सीट थी वो हम हारे हैं, और वो लोकसभा में जहां पर हम नहीं जीते थे, लोकसभा के चुनाव में भी जहां हमें लीड नहीं मिली थी, वो सीट भी हम जीते हैं। इसलिए इसको लोकसभा के चुनाव से जोड़कर देखना सही नहीं होगा। बिहार के साथ साथ दूसरे राज्यों में बीजेपी वो प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई जैसा लोकसभा चुनाव में किया था। मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में कांग्रेस को 1 तो बीजेपी को 2 सीटें मिली हैं। वहीं पंजाब की 2 सीटों के लिए हुए उपचुनाव में एक पर कांग्रेस और दूसरे पर सत्तारूढ़ शिरोमणि अकाली दल ने जीत हासिल की। जबकि कर्नाटक में हुए उपचुनाव में कांग्रेस को 2 सीटों पर सफलता मिली, वहीं बीजेपी के खाते में 1 सीट आई। ये उपचुनाव बिहार में बीजेपी के मुकाबले लालू नीतीश के महागठबंधन के लिए बड़ी चुनौती थे, और इन नतीजों के जरिए लालू और नीतीश अपनी दोस्ती को हिट मानने लगे हैं। लेकिन इसका असली इम्तिहान तो अगले साल ही होगा, जब आने वाले विधानसभा चुनाव में सारी पार्टियां अपना जोर लगाती हुई नजर आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। सचमुच यह जो उपचुनाव का परिणाम पूरे देश के आज आए हैं सामने, वो चौंकाने वाले तो हैं ही, निश्चित ही आने वाले समय में विशेषकर जो कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए एक ये दिशा निर्देश का काम भी ये परिणाम करेंगे। विशेषकर बिहार के जो परिणाम है, चूंकि पूरे देश की नज़र, आपको ध्यान है, पूरे देश की नज़र तथा कथित महागठबंधन पर लगी हुई थी। लालू, नीतीश और कांग्रेस का महागठबंधन। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों ने बिहार में घोषणा कर दी थी, ये 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और ये महागठबंधन धराशायी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। और अब जैसा कि नीतीश कुमार ने कहा है, यह सद्भाव की धारा की जीत है और उन्माद की धारा की हार। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है जिस पर पूरा देश बहस करेगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि बिहार के इस उपचुनाव के परिणाम आने वाले जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा उपचुनाव के पर असर डालेंगे और सारे के सारे हिंदी भाषी प्रदेशों में जो चुनाव होने जा रहे हैं उस पर इसका असर पड़ेगा ही। मैं सीधे अभी चलूंगा, भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ प्रतिनिधि डॉक्टर दीपिका शर्मा जी मौजूद है। दीपिका शर्मा जी, आपको याद होगा कि जब ये उपचुनाव होने जा रहे थे तो महागठबंधन जब हुआ नीतीश कुमार, लालू और कांग्रेस का, आपकी ओर से यह कहा गया था कि यह अवसरवादी गठबंधन है जिसे वहां की जनता नकार देगी, एक भी सीट उन्हें नहीं मिलने वाली है। लेकिन आज ये परिणाम सामने आ गए हैं और इससे यह साफ हो गया कि वहां की जनता का अर्थात मतदाता का समर्थन इस महागठबंधन को मिला। आपको मैं यहां बता देना चाहूंगा कि जिन 4 सीटों पर आपकी जीत भी हुई है उसके जो मार्जिन है और जहां यह जो गैर भाजपा राष्ट्रीय जनता दल, जदयू और कांग्रेस के थे, उनके जो मार्जिन को देख ले तो बहुत अंतर है। मतलब एक तरह से नैतिक तौर पर आपकी जो जिन सीटों पर जीत हुई है वहां भी हम पराजय मानकर चलेंगे जिस तरह से प्रतिशत है। वैसे में क्या यह माना जाए कि मोदी लहर समाप्त हो चुका है और यह कि जिस मोदी के नाम पर लोकसभा में आपको पर्याप्त बहुमत मिला और आप सत्ता में आई, तो क्या वो दिन गुजर गए और आने वाले दिनों में आपको और भी मुंह की खानी पड़ेगी? विनोद साहब, सबसे पहले तो ये असेंबली के बायबॉल्स थे और केवल 10 सीटों पे थे और आज भी हम यही मानते हैं और यही कहते हैं कि जो गठबंधन है ये बहुत ज़्यादा अवसरवादी है। ये 10 सीटों पे अगर इस गठबंधन ने 6 सीटें ले ली है, जिसमें से 1 कांग्रेस को गई है, 3 आरजेडी को और 2 जेडीयू को गई है, तो इसका कोई अर्थ ये नहीं है कि ये गठबंधन लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि
15 साल तक नीतीश और लालू आपस में कितने महाशत्रु थे और नीतीश कुमार ने किस प्रकार से लालू के राज को जंगल राज कहा था। मैं थोड़ा सा आपसे जोर करना चाहूँगा। आज नीतीश कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और इस बात की चुनौती दी कि आप कोई उठा कर देखा, मैंने कभी भी जंगल राज नहीं कहा था, जंगल राज की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की थी। आज नीतीश कुमार ने चुनौती दी है कि मैंने कभी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मैंने आतंक का राज कहा था। देखिए विनोद साहब, आप जंगल राज कहें, आतंक राज कहें, आप नहीं, शब्द में फर्क पड़ जाता है। देखो शब्दों के उसमें हम नहीं जाते, क्योंकि भाव अर्थ और जो नियत होती है वो तो एक ही थी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज को ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल जो नीतीश कुमार हैं वो एक कम्युनिटी है कुर्मी, उनको वो रिप्रेजेंट करते हैं। जो लालू प्रसाद यादव करते हैं, आपस में उनके एक बहुत कड़ा बैर है। देखिए गठबंधन ऊपर से हो सकता है, टेम्पररी तरीके से हो सकता है, एक अवसर पे हो सकता है, परंतु गठबंधन का सीधा सीधा अर्थ ये होता है राजनीति में कि नीचे जो लोकल लेवल, जो जमीन पे कार्य करता है, उनके मन आपस में मिलें। जब बड़े नेताओं के मन मिलते हैं तो जरूरी नहीं है कि टेम्पररी बायपोल्स के रिजल्ट आ गए तो आप ये समझ लें कि जी वो परमानेंट आपका अब फीचर रहेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहां तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है कि ये रिफ्लेक्शन है कि नरेंद्र मोदी जी एज पीएम एंड अमित शाह एज प्रेसिडेंट, तो मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी कि ये बायपॉज में नरेंद्र मोदी जी ने कहीं पे भी प्रचार नहीं किया, सबसे पहले। दूसरी बात ये है कि जो प्रदेश के समीकरण होते हैं वो राष्ट्रीय लेवल, नेशनल लेवल पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग होते हैं, और ग्राउंड लेवल पे जो इक्वेशंस होते हैं उस समय जनता के दिमाग में क्या है, प्रदेश की राजनीति क्या है, प्रदेश के समीकरण क्या है, वो अलग फैक्टर्स होते हैं। तो इसमें नरेंद्र मोदी जी का कोई ऐसा लेना देना नहीं है कि ये मोदी जी के ऊपर एक टिप्पणी है, ये मोदी जी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं है। आप ये बताइए। देखिए विनोद साहब, मैं इतना कबूल करती हूँ कि ये जनता का फैसला है, इतना कबूल करती हूँ कि हमारी जो बिहार प्रदेश की जो कार्यकारिणी है, जो वहाँ का जो हमारा संगठन है, उसको ये आत्म मंथन करना है और समीक्षा करनी है कि रणनीति में कहाँ पे गलती हो गई। परंतु ये कहना कि 2015 में भी ऐसे ही हमको हार मिलेगी और इस महागठबंधन को जीत मिलेगी, क्योंकि ये महागठबंधन इतना अवसरवादी है। आप ये सोच के देखिएगा कि अगर इनको इन 6 सीटों से ज्यादा कुछ और सीटें मिल जाएं तो आपस में कितना तनाव इनका पैदा हो जाएगा। अभी आपने देखा कि मिस्टर मांझी जो बिहार के सीएम बने नीतीश कुमार के बाद, उन्होंने एक बयान दिया था कि नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तो उस पे आरजेडी ने इतना बवाल कर दिया और इनकार किया कि नहीं, उन्होंने ये कहा, आरजेडी से आया कि इसका फैसला तो चुनाव के बाद होगा। मैं आपसे एक बीच में सवाल पूछूंगा। अभी आपने वो जो हार का कारण बताया स्थानीय नेतृत्व को, तो सीधे से हार का ठिकरा आप स्थानीय प्रदेश स्तर के नेताओं पर फोड़ रही हैं। अगर यहाँ का आज आपको 10 में से 10 सीट जीत होती है या 8 सीट भी जीत हो जाती, तो क्या जीत का श्रेय आप मोदी को नहीं देते? चूंकि ये ठीक है, कोई प्रधानमंत्री उपचुनाव में प्रचार करने नहीं जाता, एक परंपरा रही हुई है, इस आपके प्रधानमंत्री भी नहीं गए, लेकिन जिस प्रकार वो प्रचार किया गया, डंके की चोट पर आपके जो वहां जितने नेता ये कहते थे कि मोदी लहर बरकरार है और मोदी का हाथ मजबूत करने के लिए बिहार की जनता इस उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी, तो यह हार का ठिकरा तो आप स्थानीय नेतृत्व को वोट रही है। विनोद अगर जीत का श्रेय, मैंने दीपिका जी बिल्कुल कांग्रेस की तर्ज पर, जैसे कांग्रेस की लोकसभा में जब हार हुई, आज जो ये मांग हुई कि ये हार का कारण सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, पार्टी को उसका के नहीं, बिल्कुल नहीं, यह स्थानीय समस्या थी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर जिम्मेदारी नहीं थोपी जा सकती। बिल्कुल उसी तर्ज पर आपका तर्क है कि मोदी के सिर पर यह ठिकरा नहीं फोड़ा सकता, ये कैसे? विनोद साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये करेक्ट करूंगी कि मिस्टर A.K. एंटनी की जो रिपोर्ट आई थी उसमें हार का जो ठीकरा था वो मनमोहन सिंह पे फोड़ा गया था और मीडिया के ऊपर फोड़ा गया था, सबसे पहली बात। ये आप रिपोर्ट की अभी 10 दिन पहले की बात कर रही हैं। इस चुनाव परिणाम के तत्काल बाद पार्टी के अंदर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कहा था, बल्कि बहुत कई बातें तो जो विशेषण जो उसमें प्रयोग किए गए थे राहुल को लेकर के, वो तो उन लोगों ने कहा था और मीडिया ने भी कहा था कि इसके कारण राहुल का नेतृत्व था जिसके कारण पराजय। विनोद साहब, आप कभी भी कांग्रेस की लीडरशिप
और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को कंपेयर नहीं कर सकते। हमें इस बात का खेद है, हमें इस बात की समीक्षा करनी पड़ेगी, आत्म मंथन भी करना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री ने जो 15 अगस्त को जो स्पीच दिया लाल किले पे, जो एक पॉजिटिव एनर्जी उन्होंने दी और जो सदा देते हैं, चाहे वो भूटान की विजिट हो, नेपाल की विजिट हो, चाहे पार्लियामेंट में स्पीच हो, जिस प्रकार से सरकार में जिस गति के साथ काम हो रहा है, जिस ईमानदारी के साथ काम हो रहा है कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जिस प्रकार से करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस है, जिस प्रकार से सरकार पूर्ण रूप से समर्पित है। दीपिका जी, ये थोड़ा विषयांतर हो रहा है। अब लोग उपचुनाव, अगर वो बात मैं केवल ये बात कह रही हूं, अगर वो कीजिएगा तो अभी आपको भी जानकारी होगी। ये बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सुनने में लगा। और देखिए, बल्कि बिहार के स्तर पर भी हाल में घटना हुई, मैं सिर्फ यहाँ नाम ले लूंगा, सभी पूरा देश जान गया है। हाल में घटना हुई, बिल्कुल साकार किया मोदी जी ने कि हम तुमको खाने नहीं देंगे, है ना, जो घटना हुई उसकी चर्चा हो चुकी, फिर विषयांतर होगा, वो बात सही है। लेकिन यहाँ हम उपचुनाव परिणाम की बात करें। उषा ठाकुर जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, बिहार से आती हैं और बिहार के उन्होंने राजनीति को और विशेषकर वहाँ जातीय राजनीति को बहुत नज़दीक से देखा हुआ है। उषा जी, इस चुनाव परिणाम से दो बातें साफ हो गई हैं। एक तो जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा था, जब अलग हुए थे, तब यह कहा गया था भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि इनकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि जो भी उनको बहुमत मिला था वहां पर, जो सरकार बनाया था, वो भारतीय जनता पार्टी के कारण। लोकसभा के जो चुनाव परिणाम आए उस समय लगा भी ऐसा कि बात सही है, लेकिन यह जो परिणाम आया एक बार फिर हो गया कि विधानसभा में जो जीत हुआ करती थी, जिस पर नीतीश कुमार की जदयू और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर जो सरकार बनाई थी, उस जीत का श्रेय नीतीश कुमार को जाता था। यह आज एक बार प्रमाणित हुआ है। तो नंबर 1 कि क्या यह सही है? नंबर 2 कि क्या सचमुच आपको ऐसा लगता है कि बिहार जो जातीय समीकरण के लिए और जातीय राजनीति के लिए जो एक तरह से मैं कहूंगा कुख्यात रहा हुआ है, तो क्या इस बार जो नए समीकरण पैदा हुए लालू और नीतीश और बीच में कांग्रेस आ गई, उसने वहां के मतदाता को इस रूप में प्रभावित किया है कि आगे आने वाले चुनाव में इसके फिर परिणाम उनके पक्ष में जाएंगे? देखिए, आपने देखा होगा कि लालू और नीतीश गले मिल रहे हैं जी, दो दुश्मन एक हो रहे हैं जी। लालू ने ये भी कहा कि मेरा पैर पकड़ने आया था तो हम क्या करते, एक जगह ये भी स्टेटमेंट दिया है। तो जब वो लोग दोनों गले मिल रहे हैं, तो जिस जनता को, जिस बिहार में जाति और इसमें तोड़ा मरोड़ा गया, बांटा गया, नफरत पैदा की, तो खुद गले मिलने से पहले उन लोगों को गले मिलवाते, तब गले मिलते। क्योंकि हम बिहार की जो राजनीति है ये सही है कि जाति पर है, लेकिन उत्तरोत्तर गिरती हुई दशा का कारण कौन है? यही दोनों हैं जो बिहार की जनता नहीं समझ पा रही है, जिसके कारण बिहार की जनता पूरे देश में दर दर भटक रही है, कहीं नौकरी कर रही है, कहीं बिहारी नाम का गाली सुन रही है। तो ये सारा श्रेय इन दोनों महान अनुभावों को जाता है कि जो लोग खुद गले मिल रहे हैं पहले उस बिहार की जनता को, जिसको तोड़ा मरोड़ा गया है। बहुत पहले ये इस तरह की स्थिति नहीं थी कि जाति का, इसका, उसका। आज मैं जब बिहार जाती हूँ तो देखती हूँ छोटी जात, बड़ी जात, सब एक दूसरे से नफरत करते हैं। बड़ी जात के लोग अगर कुछ करना भी चाहते हैं तो छोटी जात के लोग उन लोगों का जड़ खोदते हैं। इसका कारण यही लोग हैं, डिवाइड एंड रूल। तो जो अंग्रेजों ने पॉलिसी चलाई वो ये लोग आज भी चला रहे हैं, और बिहार की जनता पर अगर आंख में पट्टी बंधी हुई है तो वो इन लोगों को वोट दे और फिर बर्बादी के गर्त में गिरे। क्योंकि हमने देखा है कि पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के उसमें पूरे में सड़कों का जाल बिछाया था। क्या कांग्रेस या किसी और सरकार ने कुछ किया? जहां तक मोदी जी का सवाल है, उन्होंने नारी अस्मिता की बात की, बाथरूम्स की बात की, जो किसी नेता ने आज तक नहीं की। कितना भी चिल्ला चिल्ला के कोई समाज सेवक या कोई भी बोला हो, नारी के स्वाभिमान पर कुछ ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगर बिहार की जनता अंधी है तो इनको वोट देगी। नहीं, मैं यहाँ तो चूंकि आपने अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने के विकास की चर्चा की, और जो वादे किए मैं बताया, अटल बिहारी वाजपेयी ने वो पूरे देश में खासकर बिहार में सड़कों को जाल बिछाया, लेकिन परिणाम क्या हुआ? प्रधानमंत्री रहते हुए भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी 2004 में, उनके प्रधानमंत्रित्व काल में चुनाव हारी, ये सामने हुआ। और जहां तक विकास के है, मैं व्यक्तिगत जो लालू यादव जो कुख्यात हुए जातीय राजनीति के कारण,
एक बार वही जब 1995 में दोबारा जब वो चुनाव जीत करके आए थे, इसी दिल्ली में एयरपोर्ट पर मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनसे कहा था, चूंकि एक बहुत वरिष्ठ IAS अधिकारी ने मुझसे कहा था कि विनोद जी, जिस दिन लालू यादव विकास पर हाथ डालेंगे वो मसीहा बन जाएंगे। ये बात जब मैंने उनसे कही कि ऐसे से है, क्यों नहीं आप विकास को करें, उनका सीधा जवाब था, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम गिना दिए कि इन्होंने विकास का नारा दिया, इन्होंने विकास का नारा दिया, जनता ने क्या किया, उन्हें लात मार कर बाहर निकाल दिया, मुझे बाहर नहीं निकाल रहा है। यह एक जमीनी हकीकत है बिहार की, वो एक मानसिकता वैसी है। वैसे में अगर विकास के ऊपर ही चुनाव जीतना है, जैसे आपने कहा, ठीक है, नीतीश कुमार जब आए तो आपने कहा जिस बिहारी को लांछन जो एक स्टिग्मा की तरह था, बिहारी शब्द, उससे उन्होंने बिहार को मुक्ति दिलाई, इसमें कोई दुमत नहीं है। इसमें जो विधि व्यवस्था की हालत जो बहुत ही खराब थी, वहां उससे मुक्ति मिली, विधि व्यवस्थाओं से। ये नीतीश कुमार की देन है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि इस बार यह सोच करके नीतीश कुमार को पुनः सत्ता में लाया जाए, जनता ने साथ दिया? जनता ने साथ किस लिए दिया? क्योंकि जनता की जड़ों तक पहुंच गया है कि वो इस जाति के हैं, इस जाति को वोट देंगे, इस जाति के हैं, उसको देंगे, वही आपका अभिभावक बन के रहेगा। तो क्या वो जनता जानती है कि उनको उस कुएं से वो निकाल सकता है, उनको रोजगार दे सकता है, उनको बेहतर जिंदगी दे सकता है? नहीं, जनता कुएं की मेढक की तरह हो गई है। और जाति समीकरण ऐसे कर दिया इन लोगों ने, लोगों को ऐसा बांटा कि लोग अब साथ नहीं जुड़ेंगे, वो बस एक भेड़ चाल की तरह किसी के पीछे भी चलते जाएंगे। चलिए, इस पर क्या, अभी हमारे साथ कांग्रेस के प्रमोद शर्मा जी हैं। प्रमोद जी, आपको तो बड़ी खुशी होगी कि आज जो चुनाव परिणाम है आपके खाते में भी कुछ आया, और विशेषकर मैं चर्चा करना चाहूंगा भागलपुर की। भागलपुर में 1985 के बाद से कांग्रेस ने कभी वहां जीत हासिल नहीं की थी। इस बार कुछ ऐसा हुआ कि इस चुनाव में आपने वहां भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ करके उस सीट पर कब्जा किया। और पार्श्व यह है कि जब 1989 में जो दंगे हुए थे, दंगों में जो जितनी जांच समितियां बनी थी, सभी ने उस समय की तत्कालीन सरकार अर्थात कांग्रेस सरकार को दंगों के लिए दोषी ठहराया था। उसके बाद से एक तरह से कांग्रेस के लिए वहां के विशेषकर अल्पसंख्यकों के मन में एक घृणा का भाव पैदा हुआ था, और यही कारण हो कि कभी आपकी विजय हासिल। लेकिन इस बार अभी इस उपचुनाव में जो आपने जीत हासिल की, उस पर तो जाहिर तौर पर आपको खुशी होगी। लेकिन यह जो स्वाभाविक सवाल अभी दीपिका जी ने कहा है, यह जो गठबंधन है, इनके अनुसार अर्थात भारतीय जनता पार्टी के अनुसार यह गठबंधन अस्थायी है। बिल्कुल। क्या आपको ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में यह गठबंधन फिर टूट जाएगा? बिल्कुल टूटेगा, 100%। देखिए विनोद जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि जो एक गठबंधन बिहार में बना, उसको जनता ने मोहर लगा दिया है, गठबंधन को सही ठहराया है, तभी वहां पे 6 सीटों पे गठबंधन चुनाव जीता है। भागलपुर सीट की जो आप बात कर रहे हैं, भागलपुर में बीजेपी के शायद प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे थे और वहां पे उनको हराया है। जनता ये चाहती है, जनता को जैसे लोकसभा के चुनाव में झूठे वादों का एक पिटारा दिया गया था, अब धीरे धीरे वो जो है उससे निकल के सच्चाई को देख रही है। महंगाई की, लाल किले से अभी प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया था, वहां से महंगाई और भ्रष्टाचार की एक बार भी उन्होंने बात नहीं की, तरह तरह की। क्योंकि अब देश में एक नई चीज शायद शुरू होने वाली है कि काम को तो पुरातत्व में भेजा जाएगा और भाषण को सर्वप्रथम रखा जाएगा। भाषण की राजनीति यहाँ पे हो रही है, काम कुछ नहीं हो रहा है। और बिहार में गठबंधन को जो ये जन समर्थन मिला है, तो राजनीति में दुश्मन और दोस्त कुछ नहीं होते हैं, सब दोस्त हैं। राजनीति में अगर गठबंधन बना है तो जनता के अच्छे के लिए बना है, वहां के विकास के लिए बना है, और ये विकास होगा। बहुत अच्छा मैंडेट हमें मिला है, हमें खुशी है इस बात। चलिए, हम आशा करें कि विकास के नीतीश कुमार के राज्य में किसानों की क्या दुर्दशा है, वो भी मैं बोलना चाहती हूँ। नीतीश कुमार के राज्य में एक बात तो जरूर है कि वहाँ पे गाड़ियाँ चलने लगी, गुंडागर्दी कम हो गई, अच्छी सड़कें बनी, लेकिन मैंने किसानों को देखा कि वो राजस्व वसूल करने, जिसमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ साइन करवाया जाता है पेपर्स पर जमीन का, उसमें भी वहाँ के लोग आके उनसे पैसे लेते हैं। किसी से 200 बंधा हुआ है, किसी से 500, किसी से 300 नहीं देते हैं तो वो पेपर्स आगे नहीं जाते। यह एक बिहार का मामला नहीं है, यह तो एक ऐसी सड़ी गली व्यवस्था पूरे देश में चल रही है, नहीं पहले नहीं, हर राज्य प्रभावित है। खबर उस पर हम आएंगे। फिलहाल जिस तरह से बीजेपी के अनुमानों के विपरीत उपचुनाव नतीजे आए हैं, उसके बाद आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए
बीजेपी के लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं और उन राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करना नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। उत्तराखंड उपचुनाव नतीजों से मिले झटके के बाद बीजेपी को लगा था कि जल्द ही इसकी भरपाई कर ली जाएगी, लेकिन अब बिहार उपचुनाव के नतीजों ने बीजेपी के लिए जो मुश्किलें बढ़ाई हैं, उससे उबरना बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए इतना आसान नहीं लग रहा। आने वाले महीने में होने वाले कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव में लोकसभा का प्रदर्शन दोहरा पाना मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए नाक का सवाल बना हुआ है। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र में इस समय कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की सरकार है। बीजेपी और शिवसेना ने लोकसभा चुनाव में भारी अंतर से जीत दर्ज की थी, जिसके बाद उत्साहित नजर आ रही बीजेपी पिछली बार के मुकाबले शिवसेना से ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। लेकिन इसके लिए शिवसेना आसानी से तैयार हो जाएगी, इसके आसार कम ही है और प्रदेश में बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा भी नहीं है। ऐसे में मोदी के सहारे वहां नैया पार लगाना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। अगर हरियाणा की बात की जाए तो 90 सीटों वाली हरियाणा में विधानसभा चुनाव में केवल 2 महीने का ही वक्त बचा है। कांग्रेस मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में ही चुनाव लड़ने वाली है। वहीं लोकसभा में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चुनाव लड़ने वाली बीजेपी का हरियाणा में मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। कांग्रेस का इस बार सत्ता वापसी करना एक बड़ी चुनौती है और चौधरी बीरेंद्र सिंह के बीजेपी में शामिल होने से उन्हें बड़ा झटका भी लगा है। लेकिन मोदी के लिए भी हरियाणा में लोकसभा का प्रदर्शन दोहरा पाना एक बड़ी चुनौती है। झारखंड में लोकसभा चुनाव में मोदी का जादू सिर चढ़कर बोला था, जिसकी बदौलत 14 में से 12 सीटें बीजेपी की झोली में आ गिरी। प्रदेश में इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, जिसे कांग्रेस का समर्थन हासिल है। हालांकि जेडीयू, आरजेडी और झामुमो के कुछ विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, लेकिन यहां होने वाले विधानसभा चुनाव में भी मोदी के सहारे बीजेपी को लोकसभा का प्रदर्शन दोहरा पाना भी एक चुनौती है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। इस लोकसभा चुनाव में प्रदेश में बीजेपी ने 6 में से 3 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की थी। इस समय कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन भी टूट चुका है। मोदी जहां अपने कार्यक्रमों के जरिए कश्मीर की जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी इन दिनों कश्मीर के मिशन में जुटे हुए हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी जुटी हुई है और लोकसभा प्रदर्शन दोहराने की बात करती नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से बिहार उपचुनाव के नतीजे आए हैं, उसके बाद मोदी के लिए चुनौती बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। तो अभी आपने देखा कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, ये सभी अब उपचुनावों के परिणाम आने के बाद और ज्यादा मोदी के लिए विशेषकर और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती बन गए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संतोष भारतीय जी फोन लाइन पर जुड़े हैं। हम संतोष जी से जानना चाहेंगे। संतोष जी, अभी आपने ये पूरा का पूरा मामला देखा और हम चर्चा कर रहे थे, विशेषकर हम बिहार पर हैं। बिहार की राजनीति को भी आपने बहुत नज़दीक से देखा हुआ है और अभी जो ये चुनाव परिणाम जो अभी आए हैं, जहां महागठबंधन लालू यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस को जो सफलता मिली है, क्या आपको लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई प्रतिकूल असर डालने जा रहा है? मुझे लगता है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी को कम, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को सोचने की जरूरत है। दरअसल पिछला पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी के वायदे के ऊपर हुआ था कि अच्छे दिन आएंगे और जो वोट देने वाले लोग हैं, जिन्होंने अभी नीतीश जी और लालू जी के गठबंधन को जिताया है, ये वही लोग हैं जिन्होंने अच्छे दिनों की आशा में नरेंद्र मोदी को लोकसभा में बिहार से पूरी तरह जिताया था। सवाल सिर्फ ये है कि उनकी बहुत ख्वाहिश नहीं है कि उनके लिए कारें सस्ती हो जाएं, उनके लिए हीरे मोती सोने चांदी सस्ते हो जाएं। उनकी ख्वाहिश है कि थोड़ा सा अनाज सस्ता हो जाए, उनकी थाली में थोड़ा सा खाना ज्यादा हो जाए। और ज्यादातर आप बिहार के हैं, आप विनोद जी जानते हैं बिहार की गरीबी का हाल जी। लेकिन वो चीज नहीं हुई और सारे देश में इस सवाल के ऊपर निराशा का वातावरण पैदा हुआ है। दिक्कत की बात यह है, आज मैं गोरखपुर से दिल्ली की फ्लाइट में था, योगी आदित्यनाथ हमारे साथ थे जी। मैंने उनसे सवाल किया तो वही सवाल तो वही जवाब जो मनमोहन सिंह देते थे, हमारे हाथ में कोई जादू की छड़ी तो है नहीं जो एक रात में हम सारा कुछ बदल दें। सवाल ये नहीं है, कारण अगर आप नहीं पकड़ेंगे और शरद पवार की जगह मौजूदा की तरह
मौजूदा वित्त मंत्री भी जवाब देने लगेंगे, अरुण जेटली, तो लोग उसको कैच कर लेते हैं। आपको कमोडिटी एक्सचेंज को बंद करना चाहिए, वायदा कारोबार को अनाज के, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, जिसकी जड़ को सब जानते हैं, पर वहां पर कोई उंगली नहीं रखेगा। आप उंगली नहीं रखोगे, बीमारी नहीं दूर करोगे, सिम्टम्स को नहीं पहचानोगे, फिर कहोगे कि हमारे हाथ में जादू की छड़ी नहीं। इसका मतलब ये देश कॉर्पोरेट वर्ल्ड की गोद में जा रहा है और उसके खिलाफ रिवोल्ट होना जरूरी है। मैं आपको विनोद जी एक चीज और कह दूं, क्योंकि शायद दूसरा सवाल आप मुझसे नहीं पूछेंगे। नहीं, मैं पूछने जा रहा हूं। सुनिए, मैं आपको एक जानकारी देता हूँ जी। मेरी अपनी जानकारी के हिसाब से मैं शुरू से ये कह रहा था जी कि बिहार में 6 और 4 का होगा, जो मेरे पास खबरें आ रही थी जी। लेकिन हमारे ही ऑफिस के सीनियर लोग जो नरेंद्र मोदी के प्रति अति मोहग्रस्त थे, वो कह रहे थे कि नहीं सर, बिहार में तो लालू के चेहरे से लोग दूर भाग जाएंगे और नीतीश का चेहरा भी बदरंग हो गया, ये लोग कहते थे। जी। नहीं, अकेला मैं था जो इसके खिलाफ था। संतोष जी, ये संयोग की बात है कि मैं सही साबित हुआ। मैं आपको बताता हूँ, अगले 1 महीने के भीतर आप देखेंगे कि एक बड़ा मोर्चा बनने वाला है, जिस मोर्चे के लोग मिलकर के सारे देश के विधानसभाओं के चुनाव लड़ेंगे। इसमें मेरा ख्याल है लालू नीतीश तो होंगे ही होंगे, हरियाणा के लीडर्स होंगे, यूपी के लीडर्स होंगे और शायद जम्मू कश्मीर के लीडर्स होंगे। अच्छा, आप देखेंगे देश में एक नई कहानी बननी शुरू हो गई है। मैं नरेंद्र मोदी को सफल होते इसलिए देखना चाहता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी, विनोद जी सफल नहीं होते हैं तो इस देश के लोगों का सारे सियासतदानों से भरोसा उठ जाएगा। जी। पर नरेंद्र मोदी उसको नहीं समझ रहे हैं कि महंगाई कम करना कितना जरूरी है, इसका मुझे दुख है। नहीं, यही पर सवाल यही उठता है। अभी जैसे आपने खुद ही कहा, यह जो चुनाव परिणाम, जो उपचुनाव परिणाम आए हैं, ये सीधे सीधे महंगाई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उस मोर्चे पर केंद्र सरकार अर्थात नरेंद्र मोदी की सरकार फिलहाल विफल नजर आ रही है। मतदाता ने एक झटका उनको दिया है। मैं यही जान, अभी आपने इशारा किया कि नए राजनीतिक समीकरण देश में उभरने वाले हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये जो 4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उस पर भी इसका असर पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी? पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि आप अगर मेरी बात पे विश्वास कर सकें। जी, मैं कर रहा हूं। हाँ, मैं कल पटना में था जी, और मैं आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देता हूं जी। ये रिजल्ट में उल्टा भी अगर होता, 7 बीजेपी जीतती और 3 ये गठबंधन जीतता, तब भी ये इसकी बातचीत लोगों में शुरू हो गई है। मैं आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं और देश में एक बड़े गठबंधन का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। सब लोगों की आपस में बातचीत हो रही है और मुझे लगता है कि 1 महीना तब बीतेगा जब देश में एक प्रो पीपुल इकोनॉमी में भरोसा करने वाले लोग नए सिरे से इकट्ठे होंगे, बजाय इसके कि प्रो मार्केट इकोनॉमी में भरोसा करने वाले लोग जिस तरह अभी इकट्ठा हुए हैं उनके मुकाबले। और मेरे लिए यही खुशी की चीज है कि इस देश में गरीब को का ध्यान रखने वाले पुराने समाज जिसको कहते हैं कि घटिया समाजवादी नहीं, कहने के लिए नहीं, लेकिन सचमुच जो लोगों की तकलीफों में दूर करने में भरोसा रखते हैं, ऐसे लोग, नए लोग मिलकर के कुछ न कुछ बनाएंगे और लोग उनके साथ खड़े होंगे। पत्रकारिता का मेरा जितना अनुभव है मुझे कह रहा है कि अब लोग 5 साल तक, जैसे पाकिस्तान में इंतजार नहीं कर रहे हैं, हिंदुस्तान में भी 5 या 10 साल इंतजार करने वाले नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी सचमुच उनके पेट में जाने वाले अनाज की कीमत कम नहीं करते हैं तो, और ये झूठ नहीं चलेगा कि अनाज की कीमत कम हुई है जी, खाली सब्जी की बढ़ी है, ये झूठ नहीं चलेगा जिसको हमारे कुछ मित्र फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, आपने बहुत बड़ी जानकारी हमें दी कि एक देश के अंदर एक नया गठबंधन पैदा होने जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आएगा। सुखबीर सिंह जी हमारे साथ, तो एक राजनीतिक विश्लेषक सुखबीर सिंह हुड्डा जी मौजूद हैं। सुखबीर जी, हम आपसे अब जानना चाहते हैं, जैसे संतोष भारतीय जी ने अभी एक इशारा किया, बल्कि एक तरह से विश्वास के साथ कहा कि इस उपचुनाव परिणाम के बाद पूरे देश में एक और महागठबंधन आकार लेने जा रहा है जो एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा होगा। आपको क्या लगता है कि यह जो 4 राज्यों के चुनाव, विशेषकर आपके हरियाणा में, क्या इसका असर पड़ने जा रहा है? देखिए विनोद जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ जी
कि जब नरेंद्र मोदी जी एक सिंगल हैंडेडली बीजेपी को इतनी क्लियर मेजोरिटी लेके आए हैं तो और इतना बड़ा हाइप क्रिएट किया गया था, लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी सरकार से। इवन मुझे भी बहुत ज़्यादा एक उम्मीद थी कि भाई इतनी क्लियर मेजोरिटी में आए हैं और मोदी साहब आए हैं। सर 100 डेज से प्लस हो गए इस सरकार को बने हुए, महंगाई इनके कंट्रोल से बाहर चली गई है। पाकिस्तान को सर जो सबसे बड़ा मुद्दा था कि सबसे पहले मैसेज ये दिया गया कि मोदी साहब जिस दिन ओथ ले लेंगे 1 वीक के अंदर पाकिस्तान विल बी इन लाइन। सर उस एंड के ऊपर एवरी डे ये वहाँ पे इतनी डिस्टर्बेंस हो रही है, हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, वो हो रही है सर। और जहाँ तक महंगाई की बात है, इनके कंट्रोल से बाहर ही जा रही है, ये कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। और रही बात एक डेवलपमेंट की, जो बार बार भाषणों में हर बार अल्लच्छेदार भाषण दिए जा रहे हैं, लोगों की समझ में आ गया है कि ये एक हाइप क्रिएट की गई है। और इसका उदाहरण मैं हरियाणा से आता हूँ, मैं हरियाणा की तरफ से मैं आपको कोट करके देता हूँ जी। बीजेपी की कोई भी रैली होती है वो सक्सेसफुल जाती है, कांग्रेस की रैली होती है, कल रैली उन्होंने बहुत अच्छी रैली की, ओम प्रकाश चौटाला जी की इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी है, उनकी रैलियां सबकी हर कोई सक्सेसफुल जा रही है। अब लोगों को ये समझने में, डिसीजन लेने में बड़ा आसान होता जा रहा है कि भाई कांग्रेस के तो चलो वो 10 साल हो गए, एंटी इनकम्बेंसी है, उसको वोट बहुत कम करेंगे। और मोदी साहब का उनको इफेक्ट मालूम धीरे धीरे मालूम पड़ता जा रहा है कि देखिए महंगाई ये कंट्रोल नहीं कर पाए, पाकिस्तान को ये काबू नहीं कर पाए। और इन्होंने जो बजट पेश किया था, पहला बजट, उसके अंदर कोई विजिबिलिटी आई नहीं है। रेल के किराए बगैर पूछे, बगैर किसी कॉन्फिडेंस में लिए इन्होंने बढ़ा दिए। इन एडिशन टू दैट निर्भया कांड बड़ा मामूली कांड बता रहे हैं। जी आप जो बता रहे हैं ये एक व्यापक बात हो गई। अभी हम जिस मुद्दे पर यहाँ चर्चा कर रहे हैं, हम सीधे जानना चाहते हैं क्या ये उपचुनाव परिणाम आए हैं आने वाले दिनों में आपके हरियाणा में जो चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा, उस पर असर डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे जी, बिल्कुल। इसका पूरा का पूरा असर है। देखिए ये जो रिजल्ट है पूरा का पूरा हरियाणा में बीजेपी को एक डेंट कर गया है। बीजेपी के लोग हैं और दूसरी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस को मुद्दा मिल गया है। पहले ही उनके पास मुद्दा था, उत्तराखंड के जब रिजल्ट्स आए थे वहां पे कांग्रेस जीती थी, तभी मुद्दा मिल गया था। चलिए बहुत अच्छा। अभी हमारे साथ जदयू नेता सैयद अफजल जी जुट गए हैं। सैयद अफजल जी, आपने हम लोगों की इस चर्चा को अभी सुना और जो चुनाव परिणाम आए हैं, विशेषकर जो बिहार के उपचुनाव परिणाम आए हैं, उससे एक बहुत बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा और वहीं आपका खेमा, क्योंकि जब नीतीश जी, आपके नेता नीतीश जी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा था, तब यह कहा गया था कि जदयू बिहार से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कारण मुख्यमंत्री बने हुए हैं नीतीश कुमार जी। और लोकसभा के जो चुनाव परिणाम आए उससे ऐसा लगा भी कि वह आरोप, जो वह आकलन था, वो बिल्कुल सही है। लेकिन आज का जो उपचुनाव परिणाम आया उससे ऐसा लगा कि नहीं, लालू जी और कांग्रेस के साथ आपकी पार्टी ने मिलकर जो गठबंधन तैयार किया, वहां के मतदाता ने उसे अपना समर्थन दे दिया है। और शायद तब आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे, जो अगले साल बिहार में होने वाला है, आपकी एक बार फिर वहां पर इस महागठबंधन की सरकार बनेगी। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए चर्चा में आपके संतोष भारती जी बड़े भाई बैठे हुए हैं। जी जी, मुझे कहने की जरूरत, मेरी सारी बात उन्हें खुद ही आप बयान कर दी है जी। देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश और भी जो स्टेट है उसमें कहीं ना कहीं समीकरण की बात आती है जी। और बिहार की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति हो, तो हमेशा तो हर पार्टी जो अपने जात के आधार पर वोट लेती है, अब पार्टी बनी हुई है। बीजेपी से अलग होने के बाद, 17 साल का गठबंधन तोड़ने के बाद जेडीयू समझता इसके बाद के वोट किसका, लेकिन जिस तरह से हाथ क्रिएट किया गया था, जिस तरह से बीजेपी नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के 125 करोड़ की बात करते हुए सब भाग दिखाया गया था और 100 दिन के अंदर में दिखता नजर नहीं आया। इसका भी इम्पैक्ट बिहार के चुनाव में पड़ा। और ये यही देखिए अभी में संतोष भारती जी की बात से हूँ, एक नेशनल सेनियर पर भी बात बनेगी और एक महागठबंधन बनेगा। अगर ये गठबंधन सिर्फ 1 महीना पहले का है, जब आरजेडी और जनता दल दोनों के कार्यकर्ताओं में काफी गैप है, अगर ये बांटने के लिए जो टाइम मिलेगा तो मैं समझता हूँ कि 10 सीट आता। लेकिन अगर मैं हाजीपुर में भी था, छपरा में भी था, प्रवक्ता भी क्या था, मैं बिहार में ट्रेन में हूँ और भी से लौट रहा हूँ। मैंने देखा वहां पे अगर जिस तरह से इमोशन, जिस तरह से जज्बात लोग एग्जीक्यूट होते हैं, थोड़ा सा गैप अथवा और पहले मौका मिला होता है 10 का तब पीछे कहीं ना थोड़ा सा हमारे प्रचार में भी कमी हुई है और कैंडिडेट के सिलेक्शन में भी कमी हुई है। अदरवाइज मैंने भी सुबह चैनल में कहा था कि कम से कम 7 से 8 सीट जीतेंगे और सचिन 500 समथिंग सीट एक आरजेडी हारा। ये परिणाम
अफजल साहब, चूंकि गठबंधन की बार बार चर्चा आपने की, अभी हमारे यहाँ जो विशेषज्ञ दो बैठी हुई हैं, दीपिका जी भारतीय जनता पार्टी और समाज सेवी उषा ठाकुर जी, इन दोनों को अभी ये शंका है, इन्होंने स्पष्ट कहा भी यहाँ पर कि यह महागठबंधन नहीं चलने वाला है, यह अस्थायी नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं। इसमें आपको क्या कहना है? देखिए, बहुत ये तो लोग पहले भी कहते हैं कि भाई ये गठबंधन बना है, ये दिखावा है, अपोजिशन में है, ये है जी। मैं समझ में बात तो ये आती है कि आप अगर किसी को मिला लेते हैं, आप छोटी छोटी पार्टी कुछ बात मिलवा लिया, रामविलास पासवान गाली बकते हैं, ऊपर मिला दिया तो अपोजिशन नहीं। हम अगर किसी पसंद के साथ मिलते हैं किसी तो आप अपोजिशन है, इसका जनता नकार देगी, लेकिन जनता ने कह दिया कि नहीं, जनता ने मोहर लगाई। बिल्कुल, आज भी आरजेडी और जदयू का वजूद है और ये एक आने वाले 2015 के प्रेसिडेंट आप देखेंगे आप। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अफजल जी आपका, आपने बड़ी अच्छी अच्छी जानकारियां दी। दीपिका जी, अभी आपने सुना, आपके जो आशंका थे कि गठबंधन चलने वाला है, एक बात मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँ, आज चुनाव परिणाम के बाद आपकी पार्टी की ओर से जो सारा प्रयास है, ये तो स्वीकार किया कि यह जनादेश है तो मारेंगे, लेकिन यह एक प्रयास किया गया कि किसी तरह एक बार फिर लालू और नीतीश के बीच मतभेद पैदा हो जाए। कहा यह गया कि हमारे साथ, मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ जब नीतीश कुमार थे तो बड़े भाई की तरह थे, और अब इस गठबंधन में वो लालू के नीचे छोटे भाई बन गए हैं। तो यह कोशिश है कि किसी तरह से इन दोनों के बीच फिर मतभेद पैदा हो जाए। तो क्या इस राजनीति को अंगीकार करने आपकी पार्टी बिहार में जा रही है? देखिए विनोद साहब, सबसे पहले तो ऐसा कोई पर्याय नहीं है, ये प्रजातंत्र है, ये देश मुक्त है, कोई भी किसी के साथ जा सकता है। यहाँ पे नहीं, आपकी पार्टी को ऑफिस, आपके स्पोक्स पर्सन ये बात बोली। देखिए हमारे स्पोक्स पर्सन क्या बोल रहे हैं, जो लालू प्रसाद यादव बोल चुके हैं अभी कुछ ही हफ्ते पहले कि ये तो खुद ही मेरे पांव पकड़ने के लिए आए थे। उन्होंने एक सभा में बोला, सबसे पहली बात लालू प्रसाद यादव जब स्वयं ये बात बोल चुके हैं तो हमारे प्रवक्ता तो क्या बोलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, इतना अवसरवादी ये गठबंधन है कि यहाँ पे आप देखिए कि वो लालू प्रसाद यादव 4000 करोड़ चारा का घोटाला जिसने किया, 15 साल बिहार को रूल किया और उसके बाद बिहार का क्या हाल बना दिया, और आज वो नीतीश कुमार उनको क्रिटिसाइज करते करते और उन्हीं को ही नीचे डालते डालते खुद बीजेपी के साथ सत्ता में आए, डेवलपमेंट का, विकास का एजेंडा लेके, और आज वही जातिवाद की राजनीति। ये महागठबंधन है क्या? ये महागठबंधन विकास पे नहीं हुआ है, ये गुड गवर्नेंस और करप्शन फ्री, क्योंकि करप्शन फ्री एजेंडा पे तो ये बन नहीं सकता, क्योंकि जो ऑलरेडी लालू प्रसाद यादव करप्शन में कन्विक्टेड हैं, वो किस नैतिक आधार से बोल सकते हैं कि हम एंटी करप्शन एजेंडे पे अब चूंकि हमारे पास समय की कमी है दीपिका जी, लेकिन इस बीच में देखिए ये विकास और एंटी करप्शन नहीं है, ये जातिवाद है। नहीं, मैं उस पर आ रहा हूं। और दूसरी बात ये है कि जातिवाद के साथ साथ इनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इतने ज्यादा हैं, इतना जहर है। आप देखिएगा 2015 में जब असेंबली के चुनाव होंगे और खुदा ना खास्ता इनको थोड़ी सी भी बढ़त अगर मिलती है तो आप देखिएगा कि इनमें कैसा बैर होता है। नहीं, आपको बस यहाँ सिर्फ मैं एक संशोधन करना चाहूंगा। जिस चारा घोटाले की चर्चा आप लेके जिसमें कर रहे हैं, उसमें आपकी पार्टी के विधायक भोला सिंह भी शामिल थे, कन्विक्टेड है, और कांग्रेस के भी डॉक्टर जगन्नाथ लेकिन वो तो चीफ मिनिस्टर थे ना। दूसरी बात साहब चीफ मिनिस्टर थे, वो बिहार को रूल कर रहे थे। मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूं, उसमें शामिल थे। दूसरी बात, जो अवसरवादी गठबंधन, यही रामविलास पासवान भारतीय जनता पार्टी को सैकड़ों बार, हजारों बार सांप्रदायिक दल निरूपित करते हैं। आज आपके साथ पासवान जी के ऊपर कोई करप्शन का केस तो नहीं है ना? 4000 करोड़ उन्होंने बिहार से चुराए तो नहीं है ना? नहीं, वो बात आप किस इंसान के साथ हाथ मिला रहे हैं? आप पहले ये तो सोचिए। मैंने अवसरवादी गठबंधन की बात की। उषा जी मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। दीपिका जी ने एक बार जो अवसरवादी गठबंधन साथ साथ वो जातिवाद राजनीति की चर्चा की। यह बात सच है कि बिहार के पिछड़ेपन को जातिवादी राजनीति की देन माना जाता है, यह एक सच्चाई सामने है। वैसे में एक बार फिर जातीय आधार पर जो नया समीकरण तैयार हुआ, जो महागठबंधन के रूप में सामने आया, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो विकास के काम नीतीश कुमार के नेतृत्व में पिछले सालों में हुए, वो एक बार फिर इस समीकरण के कारण हम पीछे चले जाएंगे, बिहार पीछे चला जाएगा? बिल्कुल बहुत पीछे चला जाएगा, क्योंकि लालू यादव के समय आप अगर देखें
पिछला इतिहास। नहीं, वो 15 साल में विकास के नाम पर एक लाल ईंट कहीं नहीं लगी। एक लाल ईंट नहीं लगी, एक लाल ईंट नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ, न किसानों का और जो लालू यादव जो थे वहां पर अपराध और हमने भी केस किया था ह्यूमन राइट्स में, जहां महिलाओं को मारा पीटा गया था, पूरा गांव का गांव महिलाएं दहशत में थी। क्या हम यहाँ से गए थे, इकोनॉमी कर दी, क्या बिहार का हाल कर दिया। तो ये राक्षसी राज था और हम इसको नहीं स्वीकार करेंगे। हुड्डा जी आप कुछ बोल रहे हैं। मैच के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो इलेक्शन के रिजल्ट से जो हमें इंडिकेट हुआ सर, लोकसभा के इलेक्शन में सभी लोगों ने सिंगल हैंडली एक नेशनल पार्टी को वोट किया है और वो जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था वो कांग्रेस के अगेंस्ट में गुस्सा था। अब जो ये रुझान आया है, इन इलेक्शन का रुझान आया, वापस से रीजनल पार्टी की तरफ आ रहा है। मैं हरियाणा के सदर में कोट करना चाहूँगा, कांग्रेस की सरकार है, उसकी एंटी इनकम्बेंसी है, बीजेपी के अगेंस्ट में लोग 100 दिन के अंदर खड़े हो चुके हैं। तो रीजनल पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल है और दूसरी अदर पार्टीज है, उनका फ्यूचर बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे ही रिजल्ट आए, आज से ही उनकी जो रैलीज है, उनके गांव है, उनके नेता है, उनको मोटिवेशन, उनका रुझान, हरियाणा के आधे लीडर अपनी पत्नियों के साथ भाजपा के अंदर शामिल हो रहे हैं। आप देखिए, भाजपा के पास तो लीडर नहीं है। आपने अपने मैं जहां से बात कर रहा हूं, इंडियन नेशनल लोकदल ने जिसको अपनी टिकट नहीं दी है वो बीजेपी के अंदर जा रहे हैं। सुनिए हुड्डा साहब, भाजपा के पास तो बहुत सारे लीडर्स हैं। आप बताइए ना। नहीं, बीजेपी के पास अपना हरियाणा में कोई कैडर वैसे नहीं है। हमारी रणनीति है, हम अपना लीडर कब मैं कह रहा हूं, एमपी के इलेक्शन के अंदर भी आप उधार के लेके आए। आपने ये बात गलत कही कि 100 दिन हो गए सरकार को और महंगाई कंट्रोल में नहीं हुई। आपने कैसे कह दिया कि हमने रेल के भाड़े हमने बढ़ा दिया। आपको पता नहीं था कि यूपीए के कुशासन में 10 साल तक रेलवे के भाड़े केवल 2 बार वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत बढ़े। रेलवे को मारने से हुड्डा जी रीजनल पार्टीज का फिर दोबारा से फ्यूचर आ गया। इन इलेक्शन के रिजल्ट से एक इंडिकेशन आ रहा है कि कम से कम रीजनल पार्टीज का फ्यूचर आएगा। समाप्त हो रहा है। अब इसको हम यहाँ तक हरियाणा का बात समाप्त करेंगे और बीजेपी दोनों अभी तक जो भी चर्चा हुई है, नेशनल लोकदल की मुझे वहाँ पे सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। 100 दिन की सरकार, 100 दिन की सरकार जितना कर रही है विनोद साहब, बहुत बढ़िया कर रही है। बिल्कुल से ठीक है। दीपिका जी, इंडिकेशन तो नहीं आ रहा ना, उषा जी, सरकार काम नहीं कर रही है। चलिए यह ठीक है कि अभी तो 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं। कांग्रेस को तो 67 साल दे दिए। कांग्रेस को तो लोगों ने रिजल्ट दे दिया है, कांग्रेस को तो बाहर बैठा दिया है। अब समय समाप्त हो गया है, टिप्पणियां शुरू हो जाती। अब हम एक चीज का, अभी जो चर्चा हमारे सामने हुई, जनता को फिर खुद गले मिले जिनको तोड़ा मरोड़ा गया है। लोगों का रुझान हो गया कि रीजनल पार्टीज के ऊपर जाए, रीजनल पार्टीज को लोग फिर दोबारा से वोट करेंगे। उन्होंने सिर्फ नेशनल पार्टी को भी देख लिया है, रीजनल पार्टी। दीपिका जी, हुड्डा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी तक जो हमने यह चर्चा की उससे यह स्पष्ट हो गया कि जो गठबंधन बिहार में हुआ लालू यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस के बीच, फिलहाल जनता का समर्थन उन्हें मिला है। अब यह एक बहस का मुद्दा बना रहेगा कि बिहार के पिछड़ापन को चूंकि जाति राजनीति की देन माना जाता है, तो फिर एक नए जातिवादी राजनीति को प्रश्रय देकर बिहार राज्य का क्या होगा, यह आने वाले दिनों में हम देखेंगे। बहरहाल यह निश्चित है कि जो उपचुनाव परिणाम आज आए हैं उसमें देश की जनता ने केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को एक संदेश के साथ साथ यह चेतावनी भी दी है कि आप टेकन फॉर ग्रांटेड वोटर्स को मत रखिए। आपने जो वादे किए हैं उन वादों पर अमल कीजिएगा तो मतदाता अर्थात देश की जनता आपके साथ रहेगी। अन्यथा आप समझ सकते हैं देश की जनता अभी प्रतीक्षा करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी, दीपिका जी, हुड्डा जी, प्रमोद जी, संतोष भारतीय जी, अफजल साहब इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज हम इस चर्चा को समाप्त करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे राजचक्र में एक नए ज्वलंत विषय पर अपने अतिथियों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।